हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप लोग इससे पहले भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का 3-4 जो लेक्चर है वो अपलोड हुआ है, उसको आप लोगों ने देखा है। उसी सीरीज में दोस्तों आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पिछले क्लास में मैंने दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पैरामीटर यानी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो कैसे कैसे वेरी होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में जानने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। उसके बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि एक रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे कैसे वो उसको वेरी करता है रेजिस्टेंस को। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, 10th क्लास का है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, एनसीईआरटी के हिसाब से। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंडेंस, मतलब क्या क्या पे ये डिपेंड करता है, किस तरह से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे वो। देखिए, इसको जानने के लिए 2-3 एक्सपेरिमेंट किया गया, वो मैं एक्सपेरिमेंट को जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। जैसे देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेते हैं। सर्किट के बारे में आप जानते होंगे, पहले भी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर एक रजिस्टर लगा हुआ है, मान लिया कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके थ्रू एक हम लोग एमीटर लगा देते हैं। ठीक, एमीटर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, करंट मेजर करते हैं, और इसको फिर एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से जोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद देखा गया, मान लिया एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये रजिस्टर है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो देखा गया कि अगर इसका क्या हम लोग करें, जैसे अभी ये रजिस्टर का लेंथ क्या है, अभी ये रजिस्टर का लेंथ अगर एल है, ठीक, स्मॉल एल है दोस्तों स्टार्टिंग में। बाद में क्या किया जाए कि इस रजिस्टर को ये बड़ा कर दिया जाए, इस तरह का ये रजिस्टर बड़ा कर दिया जाए, ये जो लेंथ हो जाए ये कैपिटल एल हो जाए, यानी कि स्मॉल एल से बहुत बड़ा कैपिटल एल होगा, यानी कि एल इज लेस देन एल, यानी छोटा एल से बड़ा एल बड़ा होगा। मतलब कि सीधा सीधी जाने कि जो हम लोग रेजिस्टेंस है उसका लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी रजिस्टर का या कंडक्टर का भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं, कोई भी कंडक्टर का, बेसिकली कंडक्टर ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी कंडक्टर का अगर हम लोग लेंथ बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी उसके प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ जाएगा। यानी कि ये पहला रिलेशन हम लोग को एक्सपेरिमेंट में मिला। दूसरा रिलेशन क्या मिला दोस्तों, पहला तो हम लोग लेंथ बढ़ाए थे, अब देखिए क्या बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया बढ़ा देते हैं। ये हम लोग को पहला रिलेशन मिल जाता है, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन में क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर है, इसका अगर एरिया कितना है, ए है, फिर हम लोग इसका एरिया बढ़ा देते हैं। एरिया, इसको स्मॉल ए मानिए, इसको कैपिटल ए मानिए। तो मान लिया अगर इसका हम लोग एरिया बढ़ा दिए, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा दिए कोई भी कंडक्टर का, तो क्या होगा कि फिर देखा गया कि जो एमीटर का जो रीडिंग है, यहाँ पे हम लोग एमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखे एक्सपेरिमेंट करके कि जब हम लोग कोई भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ जाता है, एमीटर का जो रीडिंग है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जो पहले करंट इसमें फ्लो हो रहा था वो करंट इसमें फ्लो नहीं होता है। फिर से समझिए, यानी कि जब हम लोग रेजिस्टेंस का लेंथ बढ़ा देते हैं तो एमीटर से देखते हैं कि पहला जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इससे हम लोग निष्कर्ष निकाले कि लेंथ से डायरेक्टली रिलेट करता है रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। उसी अब दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर का जो है एरिया बढ़ा देंगे। यहाँ पे एरिया कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए से बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद फिर एमीटर का रीडिंग देखा गया तो पता चला कि एरिया बढ़ाने से भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर आप एरिया को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसमें क्या था कि लेंथ को बढ़ाइएगा तो क्या था, एरिया, अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अगर एरिया को आप लोग बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घट रहा है। तो ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हम लोग को एक नया रिलेशन मिलेगा।
वो क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A। ठीक, अब हम लोग का जो सदियों से पुरखों से चला आ रहा परंपरा है कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग रोह नाम देते हैं। R बराबर रोह ऐसे लिखा जाता है, एक ग्रीक वर्ड है रोह, L/A। ये जो है ये रिलेशन आता है। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि ये वाला सर्किट का यूज करके क्या किया गया कि रेजिस्टेंस का देखा गया कि लेंथ बढ़ाने और एरिया बढ़ाने से क्या असर होता है। उसके बाद ये दोनों को कंबाइन करके फाइनली ये रिलेशन आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा किसी भी कंडक्टर का। तो इस रिलेशन से हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस है वो क्या क्या पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और क्या पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि अगर कॉपर अलग है तो उसका जो ये रोह है, इसको रोह बोलते हैं, RHO रोह, हिंदी में रोह, इसको रोह बोलते हैं। तो ये जो है रोह क्या है, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, निकेल का भी अलग और टंगस्टन का भी अलग होगा, और एटसेट्रा बहुत सारे जो मटेरियल, यानी कि ये मटेरियल चेंज होगा तो रोह चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इसको आप लोग अपने नोटबुक में स्टार मार करके लिख लीजिए। अब देखिए इसका यूनिट का बात आता है। आप रेजिस्टेंस का यूनिट जानते हैं, लेंथ का यूनिट जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो नया क्वांटिटी आया रो, इसका यूनिट क्या होगा, इसको बोलते क्या है। तो देखिए ये जो रो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रोह को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, हिंदी में प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट कैसे निकाले, एसआई यूनिट क्या हो जाता है, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, और रेजिस्टिविटी का अब यहाँ पे क्या हो गया, ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस का हम लोग जानते थे। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आपको ये याद नहीं है तो कैसे आप इसको इजीली उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अभी आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छा ट्रिक, जो रिमेंबर नहीं रहने पे आप लोग उसको यूज करके निकाल सकते हैं। आप देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करता है। अब हम लोग जानेंगे इसके हिसाब से बहुत सारा जो मटेरियल है वो अलग अलग बिहेव करता है। अब जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है जनरली जो कंडक्टर के लिए होता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ तक होता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है। ये कंडक्टर के लिए होता है। इंसुलेटर के लिए क्या होता है दोस्तों, ये इंसुलेटर के लिए 10⁻50 12 टू 10⁻17 ओम मीटर लिख दीजिए, क्योंकि इसका यही यूनिट है ओम मीटर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। एक बीच में आ जाता है एलॉय। एलॉय का रेजिस्टिविटी जो है वो ये दोनों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसका एलॉय का हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसको आप लोग जो वैल्यू है उसको रटना नहीं है, बस न्यूमेरिकल बनाने के लिए उसमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस है वो कैसे कैसे वेरी करता है, क्या क्या पे डिपेंड करता है। एक और देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब इसके बारे में जान लीजिए। अगर किसी भी कंडक्टर का जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि किसी भी कंडक्टर का जब रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ाते हैं तो किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है।
ये सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि अगर किसी भी कंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख के इसको याद कर लीजिए। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आप लोग को ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अगर आप लोग का रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया दोस्तों, R बराबर रो एल बाई ए होता है, ठीक। अब क्या कीजिए, हम लोग को इसका यूनिट निकालना है, तो ये सारे को एक तरफ ले आएंगे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस का हम लोग यूनिट जानते हैं दोस्तों, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, एरिया का मीटर होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, यानी कि एक तरह का लेंथ है। तो मीटर को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ। और नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, लेंथ है। तो एक लेंथ से एक लेंथ क्या हो जाएगा, चीर दीजिए, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, ओम इंटू ओम बचा और लेंथ बचा। तो इसी को तो ओम और लेंथ किसका होता है, मीटर का। तो फाइनली आप देखिए आराम से निकाल सकते हैं। ये मैंने यूनिट और डायमेंशन पढ़ाया, उसमें बताया है कि किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग को याद नहीं है कि जो रो है रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट याद नहीं है, ये फार्मूला तो आप लोग को ऐसे ही याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर होता है। तो इस तरह से ये जो रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पर कंडक्टर का डिपेंड करता था, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता था, इसको मैंने डिटेल में और अच्छे से समझा के बताया कि कैसे मीटर लगा के सारा चीज़ मेजर किया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि कैसे ये वेरी कर रहा है। तो इसमें भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो हमारा चैनल का डीजी वेदा के नाम से ही टेलीग्राम में भी चैनल बना हुआ है, तो उसमें आप पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए। हम लोग आगे के लेक्चर में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे और आगे के टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।